हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे 7th स्टैंडर्ड का साइंस लेसन नंबर 18 साउंड, प्रोडक्शन ऑफ साउंड। इस लेसन का सेकंड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट को मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है स्टूडेंट। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पे आपको 7th स्टैंडर्ड के हिस्ट्री, सिविक्स, मैथ्स और साइंस के भी वीडियो मिलेंगे। तो चलिए आज हम देखेंगे जो रिमेनिंग पार्ट है लेसन का, उसे आज हम डिस्कस करेंगे। टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन एंड फ्रीक्वेंसी, ये आप देखेंगे अभी। द टाइम रिक्वायर्ड बाय एन ऑक्सीलेटर टू कंप्लीट वन ऑक्सीलेशन इज कॉल्ड द टाइम पीरियड ऑफ दैट ऑक्सीलेटर। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे आपको क्या दिया है कि एक ऑक्सीलेशन कंप्लीट होने के लिए जो आपको टाइम लगेगा वो होगा टाइम पीरियड ऑफ द ऑक्सीलेटर। इन द प्रीवियस एक्टिविटी द ऑक्सीलेटर ट्रैवल्स द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सट्रीम पोजिशन B to central position A and from there to the position C, देन बैक अगेन टू A एंड फ्रॉम A टू B। देखिए हम डायग्राम देखेंगे तो हमें अच्छे से समझ में आएगा। जैसे हमने प्रीवियस पार्ट में भी देखा था कि इस तरीके का हमने पेंडुलम लिया है। अभी इसे मूव करना है तो हमें एक तो इस साइड या राइट या फिर लेफ्ट साइड में लेना होगा। तो यहाँ पे हमने इस तरीके से ले लिया है B पोजीशन पे। तो ये पेंडुलम जो है B से जाएगा सेंटर में A पोजीशन में, उसके बाद A से जाएगा C पोजीशन। यहाँ पे वो स्टॉप होके अगेन रिटर्न आएगा C टू A एंड A टू B। जब ये पेंडुलम B से जाएगा C के लेकर और C से फिर से वापस वो B तक आएगा तो वन ऑक्सीलेशन कंप्लीट होता है। उस पार्ट में भी हमने देखा था। अभी भी आपको यहाँ पे याद वही रखना है कि इसका ऑक्सीलेशन किस तरीके से कंप्लीट होगा कि B से ये अगर निकल रहा है तो B टू A एंड A टू C जाएगा और C से फिर से वापस आएगा C टू A एंड A टू B। तो एक वन कंप्लीट ऑक्सीलेशन होता है और इस वन कंप्लीट ऑक्सीलेशन को कंप्लीट होने के लिए जो टाइम लगेगा उसे कहा जाएगा टाइम पीरियड ऑफ दैट ऑक्सीलेटर। इन द प्रीवियस एक्टिविटी जैसे हमने देखा था वही, द टाइम रिक्वायर्ड बाय द ऑक्सीलेटर टू ट्रैवल्स दिस डिस्टेंस, जैसे कि B टू A टू C एंड अगेन C टू A एंड A टू B इज द टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन ऑफ द ऑक्सीलेटर। अगर वो पूरा पीरियड जो है कंप्लीट करने के लिए जो भी टाइम लगेगा उसे कहा जाएगा टाइम पीरियड ऑफ दैट ऑक्सीलेशन ऑफ दैट ऑक्सीलेटर। जैसे कि यहाँ पे हमने अगेन देखा कि B टू A टू C एंड C टू अगेन B के लिए आने के लिए उसे अगर 1 सेकेंड लगता है तो उसका टाइम पीरियड होगा उस ऑक्सीलेटर का। देन देखेंगे और ये इंडिकेट किया जाता है T से, कैपिटल T से। द नंबर ऑफ ऑक्सीलेशंस कंप्लीटेड बाय एन ऑक्सीलेटर इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन। तो 1 सेकेंड में कितने ऑक्सीलेशंस कंप्लीट होते हैं, द नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन। तो आपको यहाँ पे याद क्या रखना है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन किसे कहेंगे कि 1 सेकेंड में कितने नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन कंप्लीट हो रहे हैं, वो रहेगा फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन। जैसे कि हमें यहाँ पे दिया द टोटल मोशन, जैसे कि हमने देखा था उस एक्टिविटी में कि वन ऑक्सीलेशन किस तरीके से कंप्लीट हुआ था, B से लेकर स्टार्ट हुआ था और B तक जब पेंडुलम आया तो वन ऑक्सीलेशन कंप्लीट हुआ था। तो इसकी अगर फ्रीक्वेंसी हमें निकालनी है, और यहाँ पे और एक चीज़ है कि फ्रीक्वेंसी दिखाई जाती है स्मॉल n से, और ये किस तरीके से निकाली जाएगी 1 अपॉन, यहाँ पे दिया है आपको 1 अपॉन टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन। तो 1 अपॉन T, कैपिटल T मतलब टाइम कितना लगा। अगर हमने 1 सेकेंड लिया या फिर 2 सेकेंड लिया, सपोज हमने 2 सेकेंड लिया है तो यहाँ पे हमें लिखना होगा 2 सेकेंड कि 1 अपॉन 2 सेकेंड आएगा फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए। देन उसके बाद देखेंगे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ ऑक्सीलेशंस ऑकरिंग इन 1 सेकेंड। जैसे हमने पहले भी देखा कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1 सेकेंड में कितने ऑक्सीलेशंस कंप्लीट हो रहे हैं वो आएगा फ्रीक्वेंसी। द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज, जो कि हमें कैपिटल H एंड Z से दिखाना होता है। 1 हर्ट्ज मीन्स क्या होगा कि 1 सेकेंड में 1 ऑक्सीलेशन कंप्लीट होगा तो 1 हर्ट्ज हम दिखाएंगे। और अगर 100 हर्ट्ज मीन्स क्या होगा कि 1 सेकेंड में कितने ऑक्सीलेशंस कंप्लीट होंगे, 100 ऑक्सीलेशन। तो यहाँ पे आपको यूनिट याद रखना है, फ्रीक्वेंसी का यूनिट है हर्ट्ज। उसके बाद अगेन आपको एक एक्टिविटी दी है, टेक अ प्लास्टिक रूलर एंड होल्ड वन ऑफ इट्स एंड पास डाउन ऑन द टेबल एज शोन इन द पिक्चर। तो देखिए हम लोग पहले क्या करेंगे, एक्टिविटी देख लेते हैं। आपको करना क्या है, इस तरीके से टेबल दिया हुआ है, टेबल के ऊपर आपको स्केल रखना है। तो आप क्या करोगे, स्केल रखा हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा अगर स्केल आपको क्या करना है टेबल के बाहर रखना है, और थोड़ी सी जो स्केल रहेगी इसको आपको टेबल के ऊपर रखना है। उसके बाद उसे प्रेस करके रखना है एंड अदर हैंड से, या फिर आपका कोई फ्रेंड होगा आपके साथ जो भी होंगे उनको क्या कहना है कि जो स्केल का बाहर टेबल के बाहर आई हुई जो स्केल है उसको क्या करना है, हमें थोड़ा सा प्रेस करना है इस तरीके से कि जो स्केल है थोड़ी सी नीचे आके उसके बाद क्या होगी यहाँ पे ऑक्सीलेशन उसका हमें दिखाई देगा। इस तरीके से उस स्केल को क्या करना है, हमें प्रेस करना है। तो जब हम लोग स्केल को प्रेस करेंगे तो उसके बाद हमें कुछ साउंड सुनाई देगा।
उसके बाद आपको क्या करना होगा कि अगेन ये जो स्केल है आगे बढ़ाना है आपको। दूसरी जगह पे आप रखोगे तो उस टाइम आपको जो है स्केल पहले से 10 सेंटीमीटर क्या करनी होगी, अंदर की तरफ ज़्यादा लेनी है और बाहर की तरफ कम लेनी है, इस तरीके से। तो सपोज़ यहाँ पे पहले एक्टिविटी में आपने यहाँ पे सपोज़ 5 सेंटीमीटर ही अंदर रखी थी और बाकी बच्चे जो स्केल जो है बाहर की तरफ थी, तो आपको सेकेंड टाइम क्या करना होगा, 10 सेंटीमीटर और अंदर लेना है। मतलब अंदर की साइड आएगी 15 सेंटीमीटर और बाकी बच्चों जो स्केल है वो बाहर की तरफ। इस तरीके से आपको क्या करना है, हर बार चेंज करना है कि 10 सेंटीमीटर अंदर अंदर लेके जाना है। तो फाइनली आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि थोड़ी सी स्केल हम बाहर की तरफ रखेंगे। और आपको करना क्या है, हर बार जब स्केल आप इस तरीके से रखोगे तो स्केल का जो टेबल से बाहर आया हुआ पोर्शन है उसके ऊपर आपको प्रेस करना है हाथ से। और उसके बाद जो साउंड आएगा, जो साउंड प्रोड्यूस होगा, उस साउंड को आपको क्या करना होगा, सुनना होगा। तो आपको ये देखना है यहाँ पे कि वो साउंड सेम आते हैं या फिर डिफरेंट आते हैं। तो आपको यहाँ पे वो नोट डाउन करना है कि साउंड डिक्रीज हो रहा है या फिर इंक्रीज हो रहा है। Take note of the difference in the frequency and pitch of the sound. Also take note of what happens by further decreasing the length of the free part of the ruler little by little. अगर हम जो रूलर का जो पार्ट है, फ्री पार्ट है, जो टेबल से बाहर आया हुआ है, उसे अगर हम कम करते जा रहे हैं तो उससे साउंड के ऊपर कुछ इफेक्ट आपको दिखाई दे रहा है क्या, डिफरेंस दिखाई दे रहा है क्या, वो भी आपको देखना होगा। यूज़ योर ब्रेन पावर में आपको दिया है विनल साउंड भी जनरेटेड नो मैटर हाउ द रूलर इज केप्ट ऑन द टेबल। तो इससे कुछ फ़र्क पड़ता है क्या कि आपने स्केल किस तरीके से रखा है और फिर साउंड चेंज होगा। तो हाँ, वहाँ पे आपको साउंड ज़रूर डिफरेंट सुनाई देंगे। इज़ देयर एनी कोरिलेशन बिटवीन द लेंथ ऑफ द फ्री पार्ट ऑफ द रूलर एंड द साउंड जनरेटेड। तो येस, उसमें कोरिलेशन होता है कि कितना रूलर जो है टेबल से बाहर आया हुआ है, फ्री पार्ट जो है, उसके कारण क्या होगा, साउंड में हमें वेरिएशन दिखाई देगा। If the ruler is plucked while it is held with 25 centimeter of it of the table, does it make any sound? If there is no sound, look for the reason why it is so. तो ये आपको एक्टिविटी घर पे करके देखनी होगी, तो आपको इजीली समझ में आएगा कि कुछ डिफरेंसेस नज़र आ रहे हैं या फिर नहीं। नेक्स्ट आपको दिया अगेन एक्टिविटी है, टेक अ स्ट्रॉन्ग थ्रेड ऑफ सफिशिएंट लेंथ, टाई अ वुडन और मेटल बॉब टू वन ऑफ इट्स एंड टू मेक अ पेंडुलम। जैसे हमने पहले वाली एक्टिविटी देखी थी जिसमें पेंडुलम बनाया था हमने, एक स्ट्रिंग और उसको वुडन बॉल या फिर मेटल का कोई बॉल होगा तो उसे आपको अटैच करना है और टाई कर देना है एक जगह पे। मेजर द लेंथ ऑफ द थ्रेड इन सेंटीमीटर्स एंड मेक अ नोट ऑफ इट। आपको क्या करना है, जो थ्रेड आप यूज़ करोगे उसका लेंथ जो है सेंटीमीटर में नोट डाउन करना होगा। सस्पेंड द पेंडुलम फ्रीली फ्रॉम अ सपोर्ट। और जहाँ पे आपने टाई किया है वहाँ से आपको क्या करना है, उसे फ्रीली छोड़ना है। तो उसके बाद क्या होगा, वो पेंडुलम जो है वो स्विंग होगा। विद द हेल्प ऑफ ए स्टॉप वॉच रिकॉर्ड हाउ मेनी सेकेंड्स आर रिक्वायर्ड फॉर 20 ऑक्सीलेशन। तो आपको क्या करना है, जो ऑक्सीलेशंस वहाँ पे होने वाले हैं पेंडुलम के, तो 20 ऑक्सीलेशंस कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगेगा वो आपको रिकॉर्ड करना है। रिपीट दिस प्रोसीजर 4 और 5 टाइम्स। और ऐसे आपको 4-5 टाइम्स करना है, लेकिन उसके साथ साथ आपको क्या करना होगा, डिक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द पेंडुलम बाय 10 सेंटीमीटर एवरी टाइम। कि हर टाइम जब आप पेंडुलम 20 ऑक्सीलेशंस हो गए उसके बाद आपको जब जो लेंथ है थ्रेड की उसे अगर डिक्रीज करना है फिर से उसके 20 ऑक्सीलेशन आपको यहाँ पे नोट डाउन करने होंगे। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन द फॉलोइंग टेबल, डिस्कस द टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द पेंडुलम बाय मेकिंग यूज ऑफ द गिवन फार्मूला। तो आपको यहाँ पे टाइम पीरियड निकालना है उस ऑक्सीलेशन का, फ्रीक्वेंसी और पेंडुलम की जो लेंथ दी है आपको यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग, जो भी टेबल में इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग आपको निकालना है। तो देखिए यहाँ पे आप करेंगे क्या, तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे इस तरीके से हमें टेबल दिया है जिसमें हमें दिया है लेंथ ऑफ द ऑक्सीलेटर, उसके बाद दिया है टाइम रिक्वायर्ड फॉर 20 ऑक्सीलेशन एंड टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन, जो टी कैपिटल टी हमें यहाँ पे निकालना है एंड देन निकालनी हमें फ्रीक्वेंसी। तो जैसे कि फर्स्ट हमने यहाँ पे ले लिया कि 60 सेंटीमीटर का थ्रेड है, जो लेंथ ऑफ द थ्रेड होगी वो है 60 सेंटीमीटर एंड टाइम रिक्वायर्ड फॉर 20 ऑक्सीलेशन के लिए सपोज यहाँ पे हमें जो टाइम लगने वाला है 20 ऑक्सीलेशन के लिए वो आएगा 60 सेकेंड। अगर उसके लिए टाइम हमें 60 सेकेंड लग रहा है तो हमें अगर टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन जो कैपिटल टी निकालना है उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे 60/20 करना होगा। 60/20 करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारा, 3 आएगा, 3 सेकेंड। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 सेकेंड, आपको लिखना होगा यहाँ पे 23 तो आंसर आएगा 3 सेकेंड। और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हमें निकालनी है 1/t, तो 1/3 आएगा 0.3।
तो मैंने सिर्फ एक ही आपको सॉल्व करके दिया है। इस तरीके से आपको 6 टाइम क्या करने हैं, ये जो यूनिट है जैसे कि 60 सेंटीमीटर के लिए आपने निकाला, उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे सेंटीमीटर्स कम करने, लेंथ आपको कम करने के लिए बोला है, तो 10 सेंटीमीटर से आप क्या करोगे, लेंथ को डिक्रीज करते जाओगे और उसके बाद जो भी टाइम होगा, जो भी कैपिटल T फ्रीक्वेंसी निकालनी है, आप इस तरीके से निकाल सकते हो। वॉट कैन वी इन्फर फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन, तो इस इंफॉर्मेशन से हमें, इस ऑब्जर्वेशन से हमें क्या पता चलता है, यह हमें देखना है यहाँ पे। एंड देन व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द फ्रीक्वेंसी एंड द लेंथ ऑफ द पेंडुलम, क्योंकि यहाँ पे अगर हम ठीक से देखेंगे ना तो आपको एक बात ज़रूर पता चलेगी कि अगर लेंथ ज़्यादा रहेगी तो उस टाइम जो टाइम लगेगा वो भी ज़्यादा लगेगा, एंड अगर लेंथ कम होगी तो जो टाइम रिक्वायर्ड फॉर 20 ऑक्सीलेशंस होगा वो टाइम भी कम होगा, तो फ्रीक्वेंसी भी कम होती जाएगी। एक्सप्लेन व्हाट इज़ मीन बाय लो फ्रीक्वेंसी एंड हाई फ्रीक्वेंसी, तो लो फ्रीक्वेंसी कौन सी आएगी इसमें और हाई फ्रीक्वेंसी कौन सी है, यह भी आपको पता चल जाएगा। नाउ कीप द लेंथ ऑफ द पेंडुलम फिक्स एट 30 सेंटीमीटर बट वैरिंग द एम्पलीट्यूड, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सेकेंड आपको क्या दिया है कि आपको लेंथ जो होगी थ्रेड की वो सेम रखनी है 30 सेंटीमीटर, लेकिन जो एम्पलीट्यूड रहेगा उसे वैरी करना है, अलग करना है। एंड मेजर द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 20 ऑक्सीलेशन इन ईच इंस्टेंस, और हर टाइम आपको क्या करना है, एम्पलीट्यूड चेंज करके 20 ऑक्सीलेशंस का टाइम मेजर करना है। डिटेल्स द टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द पेंडुलम इन ईच केस, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको दिखेगा कि टाइम पीरियड जो हर एक ऑक्सीलेशन के लिए जो टाइम होगा, जो फ्रीक्वेंसी होगी वो चेंज दिखेगी आपको। यूज़ द फॉलोइंग टेबल फॉर दिस पर्पस, तो उसके लिए आप जो नीचे टेबल दिया है उसको भी यूज़ कर सकते हो। तो जैसे कि लेंथ ऑफ द पेंडुलम इन सेंटीमीटर्स, तो लेंथ तो सेम ही रहेगी क्योंकि यहाँ पे आपको 30 सेंटीमीटर ही दिया है, हर टाइम वो सेम ही रखनी है। एम्पलीट्यूड जो है आप स्मॉल कर सकते हो, लार्जर कर सकते हो, इवन लार्जर, वेरी लार्जर, इस तरीके से एम्पलीट्यूड आपको चेंज करना है। और उसके बाद आएगा टाइम रिक्वायर्ड फॉर 20 ऑक्सीलेशन, तो 20 ऑक्सीलेशन के लिए आपको कितना टाइम लगा वो निकालना है, यहाँ पे लिखना है। टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन T जैसे हमने पहले निकाला था स्मॉल t अपॉन 20, तो यहाँ पे जो टाइम आएगा उसको डिवाइड कीजिए यहाँ पे, और कैपिटल T निकालना है आपको, 20 डिवाइड करोगे यहाँ पे T अपॉन 20 से आपको करना होगा। उसके बाद फ्रीक्वेंसी आपको दिए है 1/T, तो 1/T कैपिटल T जो आएगा उसके हिसाब से आपको क्या करनी है, वैल्यूज़ निकालनी होगी। द टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन कैपिटल T डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द पेंडुलम, तो आपको यहाँ पे जब आप पूरी वैल्यूज़ भरोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि लेंथ ऑफ द पेंडुलम मीन्स क्या करता है, यहाँ पे डिपेंड होता है। टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन जो होता है वो डिपेंड होता है लेंथ के ऊपर। अगर लेंथ आप इंक्रीज करोगे तो जो टाइम लगेगा वन ऑक्सीलेशन कंप्लीट करने के लिए वो भी इंक्रीज हो जाएगा। द टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन इंक्रीजेस इफ द लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज इंक्रीज एंड द फ्रीक्वेंसी रिमेन द सेम इवन इफ द एम्पलीट्यूड डिक्रीजेस और इंक्रीजेस। अगर लेंथ सेम है तो उसके बाद अगर एम्पलीट्यूड आप अगर डिक्रीज करोगे, इंक्रीज करोगे तो फ्रीक्वेंसी वो सेम ही रहेगी। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे हाई एंड लो पिच ऑफ साउंड। टेक अ वुडन बोर्ड, तो यहाँ पे देखिए फिर से आपको क्या दी है, एक एक्टिविटी दी हुई है कि इस तरीके से आपको वुडन बोर्ड लेना है जिसके ऊपर आपको हैमर की हेल्प से 2 नेल्स मतलब इस तरीके से खीले आपको यहाँ पे लगाने होंगे, एक साइड, दोनों साइड में इस तरीके से। और उसके बाद एक मेटल वायर लेके आपको इस तरीके से एडजस्ट करनी होगी। पहले तो आपको स्ट्रेट लगानी है, उसके बाद जो है आप यहाँ पे क्या करोगे, वे शेप वुडन बॉक्स जो दिख रहा है आपको यहाँ पे ऊपर रखा हुआ, इस तरीके से एडजस्ट करना है कि जिससे जो वायर हमने लगाई है मेटल की वायर वो टाइट हो जाएगी। इंसर्ट वे शेप वुडन और प्लास्टिक ब्लॉक भी आप लगा सकते हो, और जिसके कारण हमें यहाँ पे सिर्फ क्या करना है, जो वायर दी हुई है उसे अच्छे से वहाँ पे टाइट लगाना है। डिड यू हियर एनी साउंड, उसके बाद आप क्या करोगे, जो वायर आपको दिख रही, तार जो दिख रही है उसे प्लग करना है इस तरीके से, जैसे कि हम लोग गिटार वगैरह बजाते हैं उस टाइम कैसे करते हैं उसी तरीके से। ऑब्जर्व वेदर द वायर वाइब्रेट्स, तो आपको देखना है कि वायर वाइब्रेट हो रही है या फिर नहीं। Now insert 2 or 3 small rectangular blocks below the V-shaped block on one side in such a way that the length of the wire does not change। आपको क्या करना होगा, यहाँ पे फिर से रेक्टेंगुलर बॉक्स आपको दिख रही है, यहाँ पे एडजस्ट करने हैं इस तरीके से जिससे वायर जो है उसकी लेंथ तो कम नहीं होगी, सिर्फ यहाँ पे क्या होगा, उसके ऊपर जो टेंशन रहेगा वो बढ़ जाएगा। नाउ प्लग द वायर विथ योर फिंगर एंड लिसन टू द साउंड। उसके बाद जो वायर है पहले जैसे हमने फिक्स की थी उससे ज़्यादा ये टाइट हो जाएगी, तो जब इस तरीके से हम वायर को फिक्स करेंगे तो क्या होगा, इसके ऊपर टेंशन बढ़ जाएगा और उसके ऊपर हम प्लग करेंगे तो उससे कुछ साउंड जो प्रोड्यूस होगा वो हमें डिफरेंट सुनाई देगा। ऑल्सो वॉच इट्स वाइब्रेशन, आपको वाइब्रेशन भी देखने हैं। नोट द डिफरेंस यू परसीव इन इट्स फ्रीक्वेंसी, कि जैसे हमने पहले सिर्फ जो ये ब्लॉक है इसको लगाया था, उसके बाद आपने जब प्लग किया जो साउंड आया उसमें, और बाद में जब हमने रेक्टेंगुलर शीट्स को यहाँ पे ब्लॉक्स को एडजस्ट किया और उसके बाद जब हमने वायर को प्लग किया
उस टाइम जो साउंड आया उसमें जो डिफरेंस है उसको आपको क्या करना होगा, अच्छे से सुनना होगा. व्हाट कैन यू इन्फर फ्रॉम दिस? When tension in the wire is increased, the frequency is seen to increase, and when it is reduced, frequency is also seen to decrease. अगर हम यहाँ पे वायर के ऊपर जो टेंशन यहाँ पे इंक्रीज़ करते हैं, टेंशन इंक्रीज़ करना मतलब इसके ऊपर अगर हम इसके वायर के नीचे जो हमने ब्लॉक्स यहाँ पे इंसर्ट किए उसके कारण क्या होगा, ये काफ़ी टाइट हो जाएगा ये वायर, और जिसके कारण इसके ऊपर का टेंशन बढ़ेगा, और जब हम इसे प्लग करेंगे तो उससे निकलने वाला जो साउंड है वो अलग आएगा. We also perceive a difference in the sound generated. When the tension is increased, the resulting sound is shriller, and when the tension reduced, sound is also less shrill. This is what is called the high and low pitch of sound. तो इसे ही क्या कहा जाता है, high and low pitch of sound. Which of the sound, the roar of lion or the hum of the mosquito, has the higher pitch? कौन सा साउंड यहाँ पे हायर पिच होगा, ये आपको इजीली समझ में आएगा कि लायन जो रोर करते हैं उसका या फिर मॉस्किटोज़ की जो आवाज़ आती है उसमें कौन सा साउंड जो होगा हायर पिच होगा. व्हाट स्ट्रक्चर्स इन द सितार हैव टू प्रोड्यूस हायर और लोअर पिच साउंड? तो किस तरीके का स्ट्रक्चर होगा सितार में या फिर जो गिटार वगैरह हम बजाते हैं, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, तो वहाँ पे जो वायर फिक्स की जाती है उनके ऊपर जो टेंशन रहेगा वो अलग होगा, जिसके कारण जो है हमें हायर या लोअर पिचेस के साउंड सुनाई देते हैं. नेक्स्ट दिया है इंटेंसिटी ऑफ साउंड एंड साउंड लेवल. Loudness or softness of sound is indicated by two terms, namely intensity of sound and sound level. तो कोई साउंड लाउड है या फिर सॉफ्ट है, ये कैसे हमें समझ में आता है कि उस साउंड की इंटेंसिटी मतलब तीव्रता कितनी है एंड साउंड लेवल कितना है उसके कारण समझ में आता है. साउंड लेवल इज़ द इंटेंसिटी ऑफ साउंड एज परसीव बाय आवर ईयर. तो साउंड लेवल क्या होता है कि कोई भी जो साउंड है उसकी इंटेंसिटी, उसकी तीव्रता जो हमारे कानों तक पहुंच पाती है उसे वो साउंड लेवल होता है. एंड द इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज़ प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन. अगर हम कोई सितार बजा रहे हैं तो उस जो तार है उसका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन जो होगा उसका स्क्वायर मीन्स क्या होगा, साउंड का जो इंटेंसिटी है ये प्रोपोर्शनल होता है किससे, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन के स्क्वायर से. For example, if the amplitude is double, the intensity of sound becomes 4 times as much. स्क्वायर मीन्स क्या होता है, डबल होता है. अगर एम्पलीट्यूड को डबल करेंगे तो उसका जो इंटेंसिटी होगा साउंड का वो 4 टाइम्स और भी बढ़ जाएगा. द डेसिबल इज़ द यूनिट फॉर मेजरिंग साउंड लेवल. तो साउंड को मेजर करने के लिए जो यूनिट यूज़ किया जाता है वो होता है डेसिबल, और उसे इस तरीके से शो किया जाता है, इंडिकेट किया जाता है स्मॉल डी और कैपिटल बी से. इट वॉज नेम्ड डेसिबल इन ऑनर ऑफ द वर्क ऑफ द साइंटिस्ट अलेक्जेंडर ग्राहम बेल. द मैग्नीट्यूड ऑफ साउंड लेवल डेसिबल्स कैन बी डिडक्ट फ्रॉम द इंटेंसिटी ऑफ द sound using a mathematical formula. When intensity of sound becomes 10 times the original, the sound level increase by 10 डेसिमल. तो जब इंटेंसिटी साउंड की 10 टाइम्स बढ़ेगी तो साउंड लेवल भी जो होता है वो इंक्रीज होता है, जो कि हम 10 डेसिबल्स जैसे इंडिकेट कर सकते हैं. डू यू नो में दिया है डेसिबल लेवल ऑफ सम कॉमन साउंड जो होते हैं. बिगिनिंग ऑफ ऑडिबल साउंड वो होता है, ऑडिबल साउंड हम सुनते हैं उसकी स्टार्टिंग कहाँ से होगी, 0 डेसिबल से. नॉर्मल ब्रीदिंग जो होती है उसका साउंड क्या होता है, 10 डेसिबल. मर्मरिंग फ्रॉम 5 मीटर्स अवे वो होगा 30 डेसिबल. नॉर्मल कन्वर्सेशन बिटवीन 2 पर्सन, अगर 2 लोग बात कर रहे हैं तो उनमें होने वाली जो आवाज़ होगी वो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी होती है, 60 डेसिबल. हेवी ट्रैफिक है तो वहाँ पे साउंड जो होगा वो आएगा 70 डेसिबल. ऑर्डिनरी फैक्ट्रीज है, फैक्ट्रीज की आवाज़ काफ़ी ज़्यादा होती है तो वो आएगा 80 डेसिबल. जेट इंजन जो होता है उसका है 130 डेसिबल. एंड स्टार्ट ऑफ ईयर स्प्लिटिंग साउंड, कान फटने वाली जो साउंड स्टार्ट होती है वो कौन सी होती है, 120 डेसिबल. हियरिंग इज टेम्परली अफेक्टेड बाय साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी ग्रेटर दैन 1000 हर्ट्ज एंड लेवल हायर दैन 100 डेसिबल. दिस कैन रिजल्ट इन टेम्पररी डीफनेस, कि उस टाइम के लिए क्या होगा हमें कुछ भी सुनाई नहीं देता है, ऐसे हो जाता है. वर्कर्स हु वर्क नियर एरोप्लेन इंजन्स एक्सपीरियंस दिस. तो जो लोग काम करते हैं एरोप्लेन इंजन्स के यहाँ पे तो उन्हें ये एक्सपीरियंस होता है कि कुछ टाइम के लिए हमें ऐसे लगता है कि हमें कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा है. तो ये क्यों होता है वो आगे हम देखने वाले हैं. What would be the difference perceived between hearing only 2 peoples in the class talking to each other and all the children talking to one another at the same time? अगर एक क्लास में 2 बच्चे बात कर रहे हैं या फिर सिर्फ टीचर ही बात कर रही है तो वो जो साउंड रहेगा उसमें, और सारी क्लास एक साथ ही बात करेंगे तो उससे क्या डिफरेंस आएगा कि सारे लोग अगर एक साथ बात करेंगे तो कौन क्या बोल रहा है ये हमें नहीं समझ में आता है. ऑडिबल साउंड क्या होता है कि जो साउंड हम सुन सकते हैं. द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड ऑडिबल टू ह्यूमन बींग्स इज बिटवीन 20 Hz and 20,000 Hz. We can only hear sound in this frequency range.
अगर इस फ्रीक्वेंसी रेंज में साउंड होगा 20 to 20,000 हर्ट्ज़ तभी हम उसे सुन पाते हैं। 20 हर्ट्ज़ से अगर कम होगा तभी भी हमें नहीं सुनाई देगा, और 20,000 से ज़्यादा भी होगा, ज़्यादा लाउड साउंड होगा तो भी हमें ठीक से नहीं सुनाई देता है और नहीं समझ में आता है। इंफ्रासोनिक साउंड, हैव यू एवर हर्ड द साउंड ऑफ द मूवमेंट ऑफ आवर हैंड्स और ऑफ द मूवमेंट ऑफ लीव्स फॉलिंग फ्रॉम ट्री। तो अगर हम लोग जब चलते हैं तो हमारे हाथ मूव करते हैं तो वो जो मूवमेंट होता है उसकी साउंड हमें सुनाई देती है क्या? और जो ट्रीज़ होते हैं उनके अगर पत्ते नीचे गिरते हैं तो उस टाइम उनकी आवाज़ हमें आती है क्या? इस तरीके से क्वेश्चन आपको दिया है। सो वी कैन नो ऑक्सीलेटर विच मेक्स 3-4 ऑक्सीलेशन इन अ सेकेंड एंड लिसन केयरफुली फॉर एनी साउंड इट मेक्स। That the oscillator makes 3 and 4 oscillation in 1 second means that the frequency of the sound is 3 to 4 hertz and human cannot hear sound of frequency less than 20 hertz। अगर कोई स्विंग है उसका ऑक्सीलेशन जो है 1 सेकेंड में 3 to 4 टाइम्स ही हो रहा है, मतलब ऑक्सीलेशन कम है, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी कम होगी, 3 to 4 हर्ट्ज़ होगी, जो कि हम लोग नहीं सुन पाएंगे क्योंकि 20 हर्ट्ज़ से ज़्यादा अगर साउंड होगा तभी हम सुन पाएंगे। तो यहाँ पे सिर्फ 3 to 4 हर्ट्ज़ दिया है तो हमें नहीं सुनाई देगा। इन ऑल द वो एग्जाम्पल ऑक्सीलेशंस डिड टेक प्लेस बट नो साउंड वॉज हर्ड। क्यों? क्योंकि वहाँ पे साउंड तो होगा लेकिन वो 20 हर्ट्ज़ से कम होगा, इसके लिए हम उसे नहीं सुन पाते हैं। तो साउंड विद अ फ्रीक्वेंसी लेस दैन 20 हर्ट्ज़ इज कॉल्ड इंफ्रासोनिक साउंड। तो इंफ्रासोनिक साउंड क्या होगा? जो 20 हर्ट्ज़ से क्या होते हैं, कम होते हैं, उन्हें कहा जाता है इंफ्रासोनिक साउंड। साउंड्स विद अ फ्रीक्वेंसी लेस दैन 20 हर्ट्ज़ आर प्रोड्यूस्ड बाय सम एनिमल्स नेमली वेल्स, एलिफेंट्स एंड राइनोसर्स। ये क्या करते हैं? साउंड प्रोड्यूस करते हैं लेकिन उनकी फ्रीक्वेंसी होती है 20 हर्ट्ज़ से भी कम, इसलिए हम लोग उसे नहीं सुन पाते हैं। अल्ट्रासोनिक साउंड, अ साउंड विद अ फ्रीक्वेंसी हायर दैट 20,000 हर्ट्ज़ इज कॉल्ड अल्ट्रासोनिक साउंड। ह्यूमन बीइंग यहाँ पे दिया है, देखिए हायर दैन अगर 20,000 हर्ट्ज़ है तो उसे अल्ट्रासोनिक साउंड कहा जाता है, और जो 20 हर्ट्ज़ से कम होगा उसे इंफ्रासोनिक। तो ये आपको डिफरेंस यहाँ पे समझना होगा कि इंफ्रासोनिक में 20 हर्ट्ज़ से लेस दैन 20 हर्ट्ज़ होगा और अल्ट्रासोनिक में क्या होगा? हायर दैन 20 हर्ट्ज़ वो आएगा इसमें अल्ट्रासोनिक साउंड में। ह्यूमन बींग्स कैन नॉट हियर सच साउंड, हाउएवर सम एनिमल्स फॉर एग्जाम्पल डॉग कैन हियर सच साउंड। ऐसे जो साउंड होते हैं वो सिर्फ डॉग और कुछ एनिमल्स होते हैं वो ही सुन पाते हैं, ह्यूमन बींग्स नहीं सुन पाते हैं। Find out there is a evidence that elephant communicate with each other over distance of up to 10 km using infrasonic sound inaudible to us। तो एलिफेंट क्या करते हैं? 10 किलोमीटर डिस्टेंस पे भी रहेंगे तो भी वो क्या कर सकते हैं? कम्युनिकेट, मतलब साउंड सुन सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो बिलीव दैट डॉग्स एंड अदर एनिमल्स कैन रिसीव अल्ट्रासोनिक साउंड सिग्नल्स इन एडवांस ऑफ एन इम्पेंडिंग अर्थक्वेक। अगर अर्थक्वेक आते तो उसके जो साउंड्स होते हैं वो भी वो सुन पाते हैं। फाइंड आउट मोर अबाउट दिस फ्रॉम द इंटरनेट। तो इसकी इन्फॉर्मेशन जो है अगर आपको कलेक्ट करनी होगी तो आप इंटरनेट से भी निकाल सकते हो। नेक्स्ट दिया है यूजेस ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड। तो इस अल्ट्रासोनिक साउंड के यूजेस क्या होंगे हमारे लिए? टू क्लीन डेलिकेट ऑर्नामेंट्स एंड द टाइनी पार्ट्स ऑफ ए वॉच। उसके बाद दिया है टू ऑब्जर्व इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, जैसे कि अल्ट्रासोनिक साउंड मतलब सोनोग्राफी आपने सुना होगा तो वहाँ पे ये यूज़ किया जाता है कि हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनको ऑब्जर्व करने के लिए काम आता है। टू डिटेक्ट ट्यूमर्स इन द ब्रेन, टू डिटेक्ट फॉल्स इन अ मेटल, इन रडार सिस्टम, टू किल सर्टन माइक्रोब्स एंड इंसेक्ट्स। सोनार सिस्टम जो कि साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है, इज यूज टू लोकेट द सी बेड और द पोजिशन ऑफ। तो देखिए स्टूडेंट्स, सोनार सिस्टम जो होती है ये यूज़ की जाती है सी बेड या फिर पोजीशन ऑफ शिप, जो होती है शिप कहाँ पे है, कौन से पोजीशन में, उसे लोकेट करने के लिए सोनार सिस्टम को यूज़ किया जाता है। तो देखिए स्टूडेंट, पूरे लेसन में हमने देखा कि साउंड किस तरीके से प्रोड्यूस होते हैं, उसके बाद अल्ट्रासोनिक इंफ्रासोनिक साउंड जो होते हैं उनके बारे में हमने देखा, और फ्रीक्वेंसी किस तरीके से निकाली जाती है ये भी हमने देखा। तो आई होप आपको पूरा लेसन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए।